हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। शमंत मेंशन में अतुल और भाव्या के मुंबई वाले घर में रुके हुए थे, जहां पर काफ़ी वक्त से कोई नहीं रुका था क्योंकि सभी वहां से राजस्थान चले गए। भाव्या अपने कमरे में बैठे किसी गहरी सोच में थी और अतुल वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था। जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अतुल कैजुअल क्लॉथ्स में बाहर आया, भाव्या को किसी गहरी सोच में खोया हुआ देख अतुल मिरर के सामने खड़ा हो बालों को सुखाते हुए बोला, क्या सोच रही हो? अतुल की आवाज़ सुन भाव्या वापस अपने सेंस में आते हुए अतुल की तरफ देखकर, यही कि हम वापस मलेशिया कब जा रहे हैं? अतुल भाव्या की बात सुन हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर, मैंने देखा था ना, तुम यहाँ आने के लिए एक्साइटेड थी ना, कुछ और अब जाने के लिए इतनी बेताब हो रही है, बात क्या है? कौन सा राज छुपा कर रखना चाहती है? अतुल की मुस्कान और अचानक सवाल को सुनकर भाव्या के हाव भाव बदल कर एकदम से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नो, मैं क्या छुपाऊंगी, मेरा कहना बस ये था कि अगर आपका काम हो गया तो हमें चलना चाहिए। भाव्या की बात पर अतुल उसके पास आकर उसके सामने बैठे मुस्कुराते उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी, मैं यहाँ जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम वापस चलेंगे, ओके? भाव्या अपना सिर हिला देती है तो अतुल इधर उधर देखते हुए कहता है, वैसे वो सोनोग्राफी का कैसेट कहाँ है जो हमने हॉस्पिटल में मांगा था? भाव्या अतुल के सवाल पर ड्रॉ की तरह इशारा करते हुए बोली, वहाँ पर रखा था। अतुल भाव्या के इशारे पर अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी प्ले करता हूँ। भाव्या अतुल की बात सुनकर उसे रोकते हुए, हम मलेशिया चलकर साथ में देखेंगे सब लोगों के साथ, मुझे भूख लग रही है फिलहाल। अतुल भाभीिया के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम यहीं कमरे में वॉक करो, मैं खाने के प्लेट लेकर आता हूँ, ओके? भाभीिया अतुल के बाद अपना सिर हिला देती है तो अतुल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला जाता। उसके जाने के बाद भाभीिया फिर से कहीं खो सी जाती है। जब उसका फ़ोन रिंग करने लगता है, फ़ोन रिंग की आवाज़ सुन भाभीिया अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी, जिसमें एक अननोन नंबर दिख रहा था। उसे देखकर भाभीिया कुछ पल सोचकर कॉल अटेंड कर लेती है तो दूसरी तरफ से विप्लो की आवाज़ आती है, हेलो भाभीिया। विप्लो की आवाज़ सुन भाभीिया के माथे पर ठंडे पसीने आ गए और वो एक नज़र दरवाजे की तरफ देखकर उठकर जल्दी से बालकनी की तरफ चली जाती और फ़ोन अपने कान पर लगती है तो दूसरी तरफ से फिर विप्लो कहता है, हेलो भाभीिया, मुझे पता है ये तुम हो। विप्लो की सर्द आवाज़ को सुनकर भाभीिया अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे क्यों फ़ोन किया है और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? भाभीिया की बात सुन विप्लो अपने होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान लेकर, ये बिल्कुल सही है, तुम मेरी ज़िंदगी से खेल कर चली गई और मैं तुम्हारा नंबर भी कहीं से हासिल नहीं कर सकता ना? इंसाफ़ी नहीं लगती तुम्हें? विप्लो की कटाक्ष भरी आवाज़ को सुनकर भाभीिया अपने दांत पीसते हुए बोली, देखो विप्लो, मुझे देखना और दिखाने दोनों नहीं है भाभीिया, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए कल ओरियो कैफ़े में आकर मिलना, अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। विप्लो ने भाभीिया की बात को बीच में काट कर, जिसे सुनकर भाभीिया अपनी आवाज़ को धीमा करते हुए बोली, विप्लो, सब कुछ खत्म हो चुका है? भाभीिया की बात पर विप्लो अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं भाभीिया, अगर तुम सोचती हो कि तुम्हारी तरफ से सब खत्म हो गया और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा तो तुम्हारी गलतफहमी है। विप्लो की धमकी को सुनकर भाभीिया अपने दांत पीसते हुए बोली, आई लव अतुल, तुम बस मेरे लिए टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं थे। विप्लो भाभीिया की बात को इग्नोर करते हुए, ओरियो कैफ़े याद होगा ना, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, हमारी नज़दीकियाँ भी वहीं एक बार फिर आ जाना कल सुबह 11 बजे। इतना कहकर विप्लो फिर बिना भाभीिया की बात सुने कॉल कट कर देता है। भाभीिया विप्लो की बात पर बस उसे हेलो हेलो कहते रह जाती है, फिर माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने इस आदमी को किस किया? ये सोचते हुए भाभीिया को अपने सिर में दर्द होने लगा। जब बालकनी के दरवाजे पर अतुल नॉक करते हुए बोला, भाभीिया। अतुल की आवाज़ सुनकर भाभीिया अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए, हाँ अतुल, यहाँ ठंडी हवा चल रही है। अतुल बालकनी का दरवाज़ा साइड कर बालकनी में आते हुए बोला, तो ठीक है, हम यहीं पर डिनर कर लेते हैं। भाभीिया अतुल के पास अपना सिर हिला देती है तो अतुल वहीं पर रखे टेबल पर प्लेट रखते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। अतुल आसमान के सितारों को देखते हुए, वैसे आसमान के चादर तले डिनर करने का अलग ही मज़ा है ना भाभीिया? ये कहते हुए अतुल भाभीिया की तरफ देखता है जो कि किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी, जिसे देखकर अतुल भाभीिया के आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, भाभीिया कहाँ खोई हो? भाभीिया अतुल की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोली, कल आप ऑफिस जाओगे? अतुल अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डीलिंग है, मुझे जाना ही होगा। जिसे सुनकर भाभीिया अतुल की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिल लूँ? वैसे भी यहाँ पर अकेले बोर हो जाऊँगा।
अतुल भाभिया की बात अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम से पहले अपनी मेडिसिन ले लेना और घर जल्दी आ जाना और अपनी लोकेशन भेजती रहना। भाभिया अतुल की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मैं और भी मुंबई आ चुकी हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। अतुल भाभिया की बात पर उसकी तरफ रोटी का टुकड़ा बढ़ाते हुए, हाँ मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। भाभिया अतुल की बात पर मुस्कुराते हुए रोटी खा लेती है तो अतुल भाभिया की तरफ देखते हुए कहता है, यू नो व्हाट, मेरी बुआ से मिलने जाना है, पापा ने कॉल किया था। भाभिया अतुल की बात पर थोड़ी कन्फ्यूज होकर, कौन सी और मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। अतुल भाभिया के होठों को नैपकिन से साफ करते हुए बोला, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, हमें राजस्थान जाना होगा। भाभिया अतुल की बात पर तिरछी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग राजस्थान से और तुम्हारी बुआ भी राजस्थान से। अतुल भाभिया की बात पर उसे घूर कर बोला, हेलो, हम जयपुर से हैं और मेरी बुआ जोधपुर से है। भाभिया अतुल की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, समझ गए, लव मैरिज नहीं है, लेकिन लव तो बहुत है ना। अतुल ने भाभिया को रोटी खिलाते हुए कहा, जिसे सुनकर भाभिया और ज़्यादा सवाल नहीं करती। उसका ध्यान तो बस कल विप्रो से मिलने में था और वो लोग अपना डिनर करने लगते हैं। सारंग बिरला में एकांश जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी आदत बढ़ती जा रही थी। वो महक के बगैर रात को रह नहीं पाता था। बस इसलिए मृत्युंजय ने जिद करके महक को घर भेज दिया था। एकांश और अव्यक्त शिवांश तीनों महक के साथ ही उसके कमरे में सो रहे थे। जब अपनी रूटीन के अनुसार महक जब सुबह जल्दी उठ जाती है और फ्रेश होने के बाद बाहर आती है तो किचन में वैशाली सुबह की चाय बना रही थी और उसके साथ माही और वर्षा भी खड़े हुए थे। वर्षा जहाँ अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, वहीं माही ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही थी। उन लोगों को देखते हुए महक मुस्कुराकर अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महक की आवाज़ सुन सब उसकी तरफ देखने लगा और सब उसे एक साथ गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो महक माही की तरफ देखते हुए बोली, माही, वैदिक के सैंडविच में सॉस में डालना उसे एलर्जी है। माही महक की बात पर अपना सिर हिला देती है तो महक बच्चों के दूध रेडी करते हुए वैशाली से कहती है, समृद्धि कहाँ है? अपने पिताश्री के साथ सो रही है, हमको उठा दिया। वैशाली ने मुँह बनाते हुए, जिसे सुनकर महक मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं समृद्धि के लिए भी दूध बना देती हूँ, तुम जाकर उसे उठा देना। वैशाली महक की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और सभी लोग ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाते हैं। वर्षा कॉफ़ी लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। माही पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, आपको वैदिक को देने चली जाओ। ये सुनकर महक कन्फ्यूजन में माही की तरफ देखते हुए बोली, देने जाने की क्या ज़रूरत है, सभी नीचे आकर ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में। वैशाली महक की बात सुनकर बोली, वैदिक नीचे नहीं आता नाश्ता करने के लिए, जिसे सुनकर महक थोड़ी हैरान होकर बोली, लेकिन क्यों? वैशाली महक के हैरान आंखों में देखते हुए, कुछ दिनों से आप घर में नहीं होना, इसलिए आपको नहीं पता यहाँ का काका हो रहा है। वैशाली के बाद महक इसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ वैशाली? वैशाली महक के सवाल पर उसे सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी उनकी गैर मौजूदगी में घर में हुआ था। सब बातें सुनने के बाद महक रेडी किया हुआ दूध माही के हाथ में देते हुए बोली, मैं वैदिक से बात करके आती हूँ। इतना कहकर महक वैदिक के कमरे की तरफ चली जाती है। महक वैदिक के कमरे में पहुँचती है तो पाती है वैदिक उठकर फ्रेश हो चुका था और अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था, जिसे देखकर महक एक गहरी सांस भरकर अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग वैदिक। महक की आवाज़ सुन वैदिक सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग भाभी। वैदिक के बाद और महक उसके पास आकर, वो क्या कर रहे हो आप? वैदिक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, बस गेम खेल रहा था। जिसे सुनकर महक वैदिक के सिर पर हाथ रख फेरते हुए बोली, आज सभी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ चुके हैं, चलो आप भी। वैदिक महक की बात पर उदास आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं आना। महक वैदिक की बात पर अब उसके दोनों हाथों को पकड़ कर बोली, वैदिक बेटा, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, बात कुछ ऐसी है जो आपको अभी समझ नहीं आएगा। वैदिक महक की बात सुन अपने दोनों हाथों को छुड़ाकर महक की तरफ देखते हुए बोले, सब मुझे क्यों समझ रहे हैं भाभी, और मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बड़ा हो चुका हूँ। महक वैदिक की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, हाइट से बड़ा हो जाने में कोई बड़ा नहीं हो जाता वैदिक बेटा। चित्रांग भैया ने जो कुछ भी किया उसमें एक वजह थी। वैदिक महक के बात पर नाराजगी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे पापा को उन्होंने मार डाला, ये कोई छोटी बात है? महक वैदिक के बात पर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, वैदिक बिल्कुल शांत और धैर्य से सुनिए जो मैं कह रही हूँ।
महक के बाद फिर वैदिक उसकी तरफ देखने लगा, जिसे देख महक बोली, आपको याद है जब पहली बार चित्रांग भैया यहाँ पर आए हुए थे, आपने काफ़ी अच्छे से उनसे बात की थी। वैदिक महक के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे याद है, हम दोनों के चिक्स पर एक जैसी तिल है। जिसे सुनकर महक हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, देखिए आपको कितने अच्छे से याद है। जब आप दोनों एक जैसे दिखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप दोनों सगे भाई हैं। महक के बाद पर वैदिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, सगे भाई मतलब अभी और एकांश की तरह। महक वैदिक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल उन दोनों की तरह, जिस तरह शिवराज चाचू आपके पापा थे उसी तरह वो चित्रांग भैया के भी पापा थे, और कोई भी बेटा अपने पापा को नहीं मार सकता। जिसे सुनकर वैदिक कंफ्यूज भरी आंखों से महक की तरफ देख, तो फिर भैरवी दादू ने ऐसा क्यों कहा कि चित्रांग भैया ने मेरे पापा को मार डाला, और अगर मेरे पापा जिंदा है तो कहाँ है। महक वैदिक के बाद सुनकर अपना सिर नहीं में हिला कर बोले, आपके भैया ने आपको बताया था ना कि चाचू का एक्सीडेंट हो गया है, ये सच है, लेकिन चित्रांग भैया ने उन्हें नहीं मारा। वो बस आपको चित्रांग भैया को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपसे झूठ बोला और आपने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। महक के बाद वैदिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो झूठ तो आप भी बोल सकती हो, क्योंकि चित्रांग भाई सभी प्यार करते हैं। वैदिक की बात पर महक उसे देखते हुए बोली, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। वैदिक महक की बात पर उसे गले लगा रोते हुए बोला, आई एम सॉरी भाभी। महक वैदिक के नॉर्मल होने पर उसके पीठ को थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ, रोना बंद करो और माफ़ी मुझे नहीं चित्रांग भाई से मांगो। आपको पता है आपने उन्हें कितना हर्ट किया है और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। महक की बात सुनकर वैदिक उसे अलग होते हुए बोला, मुझे चित्रांग भाई से मिलना है, मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की, वो मुझे माफ़ी दे देंगे ना। महक वैदिक के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, पक्का वो आपकी माफ़ी दे देंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वैदिक महक के बात पर अपना सिर हिला देता है तो महक उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, चलिए नीचे नाश्ते पर सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वैदिक महक की बात पर अपना सिर हिला देता है और उसके साथ नीचे की तरफ चला आता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और समृद्धि अमृत की गोद में बैठी थी और निर्जला ने एकांश को पकड़ रखा था और अव्यक्त रचना की गोद में बैठा नाश्ता करते हुए समृद्धि पर सलाद फेंक रहा था। जब महक वैदिक को लेकर नीचे आ जाती है, वैदिक को 5 दिन बाद सब लोगों के साथ नीचे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। निर्जला वैदिक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आओ वैदिक, देखो माही ने तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाया है बिना सॉस के। निर्जला की बात सुनकर वैदिक एक नज़र महक की तरफ देखता है तो महक उसे पलकें झपका कर हाँ कहती है, जिसे देखकर वैदिक माही के पास जाकर अपने कान पकड़ते हुए कर, सॉरी भाभी, मैं आप पर गुस्सा कर रहा था। जिसे देखकर माही वैदिक के हाथ को उसके कान से हटाते उसे गले लगाकर बोली, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। वैदिक माही के बात पर नम आंखों से चित्रांग की तरफ देखते उड़ा, आई एम सॉरी भैया, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वैदिक की आंसू भरी आंखों को देखकर चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं गुस्सा नहीं हूँ, चलो नाश्ता करो, रोना बंद करो। वैदिक अपना सिर हिलाते हुए जाकर चित्रांग के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है तो चित्रांग उसे नाश्ता सर्व करते हुए कहता है, अच्छे से ब्रेकफास्ट खाओ, कितने दुबले पतले लग रहे हो। जिसे सुनकर वैदिक उसके प्लेट में सैंडविच रखते हुए बोला, आप भी खाओ, आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपना नाश्ता करने लगता है। जब महक एक सरसरी निगाह डाइनिंग टेबल पर डालकर कहती है, बिप्लो कहाँ है। महक के सवाल को सुन अदिति जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करने लगी, जिसे नोटिस करके शोभित बोला, आराम से खाओ, नाश्ता भागा नहीं जा रहा। शोभित की बात सुन अदिति को ठुसका लगता है तो शोभित उसके पीठ को थपथपाते उसे पानी ऑफर करता है, जिसे पीने के बाद अदिति गहरी सांस भरकर अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अदिति के बात पर शोभित आंखें छोटी करके बोले, ओ रियली, तो चलो बताओ तुम्हारा कांड पार्टनर कहाँ है। शोभित के शक्ति भरी आंखों को देखकर अदिति नजरें चुराते हुए, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो आप, और क्या मतलब कि मैं कांड करती रहती हूँ, मैं बदमाशी नहीं करती। विकल्प नजरें चुराती हुई अदिति की तरफ देखकर शोभित से बोला, वो पक्का झूठ बोल रही है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।